नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करने जा रहे हैं राष्ट्रीय मुद्दे पर। दरअसल आतंकवाद का मामला है। घटना 2008 की है, अहमदाबाद का मसला है और उस आतंकवाद के मामले में देश की अदालत ने पहली बार इतना कठोर फैसला दिया कि जो आतंकवाद के मामले में लिप्त थे वो थोड़ा सा डरेंगे, सहमेंगे। दरअसल 56 लोगों की मौत हुई थी, 21 ब्लास्ट हुए थे और 50 सीरियल ब्लास्ट की योजना थी। इस पूरे मामले में हम कह सकते हैं कि 49 लोगों में से जो आरोपी थे उसमें से 38 को फांसी की सजा सुनाई है और बाकी जो 11 हैं उन्हें आजीवन कारावास यानी मरने तक जेल में बंद रहना पड़ेगा। देश में आतंकवाद के मुद्दे पर इतनी कठोर सजा बहुत अपेक्षित होती, लेकिन फैसले इस तरह के आमतौर से कम ही आते हैं। लेकिन आज के फैसले ने यह बता दिया है कि अदालत जो है वो इस पूरे मामले में सख्त है, क्योंकि मामला सुरक्षा के साथ साथ राष्ट्रीयता के साथ जुड़ा हुआ था। आपको बता दें कि इस विस्फोट में आतंकवाद की 2 एजेंसियों ने काम किया था। एक तो इंडियन मुजाहिदीन, जो आतंकवाद का नया मॉड्यूल बनकर उभरा था और उसने इस पूरी घटना के लिए सिमी के नेटवर्क का इस्तेमाल किया था। और सिमी का नेटवर्क मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा ताकतवर था। हम कह सकते हैं कि वो इंदौर का जो मालवांचल है, निमाड़, खंडवा की बात करें, बुरहानपुर की, यहाँ सिमी का बहुत, उज्जैन, इंदौर, खंडवा, खरगोन और बुरहानपुर, ये सिमी के एक तरह से बहुत बड़े अड्डे हुआ करते थे और उसके बाद जबलपुर तक इसका विस्तार हुआ था। तो इस पूरे घटनाक्रम में इंडियन मुजाहिदीन ने सिमी के नेटवर्क का इस्तेमाल करके 50 धमाकों की योजना बनाई थी, जिसमें 21 बम 70 मिनट में फटे थे और 29 बम किसी तकनीकी वजह से, यानी एक तो गलत सर्किट जोड़ने की वजह से और इसके अलावा डिटोनेटर के कारण। तो महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल टेलीफोन लाइन पर धर्मेंद्र पैगवार, अहमदाबाद से मृगांक पटेल, दिव्य भास्कर के एसोसिएट एडिटर हैं, और स्टूडियो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राहुल रंजन। और इसके अलावा आपको बता दें कि लोकायुक्त के पूर्व डीजी, और जब ये धमाका हुआ था, ये घटना हुई थी जिस समय, उस समय इंदौर के आईजी अनिल कुमार, उनके बारे में आपको बता दूं कि वो टाटा एटॉमिक भाभा के भी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर रहे हैं और इस पूरे मामले में वो बताएंगे कि किस तरह से पुलिस ने काम किया है। धर्मेंद्र पैगवार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मृगांक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और राहुल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं धर्मेंद्र आपकी तरफ आ रहा हूं। ये जो पूरा मामला है, इंडियन मुजाहिदीन का मॉडल और सिमी का नेटवर्क, इस दोनों के गठजोड़ ने अहमदाबाद के धमाके को अंजाम दिया था। आज उसका फैसला आ गया है। आप इस पूरे मामले को किस ढंग से देखते हैं और किस ढंग से सोचते हैं? जी राघवेंद्र जी, वर्ष 2002 में गोधरा घटना के बाद जो दंगे हुए थे, उसका बदला लेने के लिए इस्लामिक आतंकवाद का एक नया मॉड्यूल तैयार किया गया था, जिसका नाम इंडियन मुजाहिदीन था। क्योंकि मध्य प्रदेश में और देश में इसी लाइन पर एक संगठन काम कर रहा था जिसका नाम है सिमी। जी। सिमी का कर्ता धर्ता सफदर नागोरी था, जो इंडियन मुजाहिदीन से लिंक हो गया था। मुंबई का अब्दुल सुभान उर्फ तोकीर और कर्नाटक के भटकल बंधुओं ने इंडियन मुजाहिदीन का गठन किया था। और उनके पास चूंकि नेटवर्क नहीं था, उनके पास लड़के नहीं थे जो आतंकी घटनाओं में शामिल हो सकें, इसके लिए उन्होंने सिमी का यूज किया और सिमी ने अपने लड़के उनको आतंकी घटनाओं के लिए उपलब्ध कराए, अपना लोकल नेटवर्क इनको उपलब्ध कराया। उसके कारण इन्होंने न केवल अहमदाबाद बल्कि दिल्ली, जयपुर और लखनऊ तक में इंडियन मुजाहिदीन ने सिलसिलेवार बम ब्लास्ट किए। और आपने डीजी अनिल कुमार साहब का जिक्र किया, ये मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ी बात थी कि इंडियन मुजाहिदीन का नेटवर्क मध्य प्रदेश पुलिस ने ध्वस्त किया। ये ऑन रिकॉर्ड है। इसका क्रेडिट देश की बड़ी सुरक्षा एजेंसियां जो हैं, आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है या एनआईए है, उन्होंने भी मध्य प्रदेश पुलिस को दिया था। मध्य प्रदेश पुलिस ने 2008, 9, 10 में इंडियन मुजाहिदीन के जितने बड़े लोग थे उनको गिरफ्तार किया। कयामुद्दीन कापड़िया, जिसकी गिरफ्तारी मध्य प्रदेश पुलिस ने की थी उज्जैन से, उसे भी फांसी की सजा हुई है, जो अहमदाबाद ब्लास्ट का मुख्य षड्यंत्रकारी था। और उसने ही सूरत में
1 दर्जन से ज्यादा जगह पर बम प्लांट किए थे जो ब्लास्ट नहीं हो पाए थे। तो कयामुद्दीन कापड़िया की गिरफ्तारी उज्जैन से हुई। उससे पहले जब, जैसा कि आपने बताया, अनिल कुमार जी अभी बताएंगे, रंग पंचमी के दिन इंदौर से सफदर नागौरी, जो कि पूरे मॉड्यूल का मुख्य कर्ता धर्ता था, वो अपने 13 साथियों के साथ इंदौर से पकड़ाया था। इसके बाद देश की सभी एजेंसियों ने उनसे पूछताछ की। उन्हें गुजरात पुलिस ने रिमांड पर लिया, उन्हें दिल्ली और लखनऊ पुलिस ने रिमांड पर लिया, जयपुर ने रिमांड पर लिया। और एक पूरा नेटवर्क था जो, यदि ये नहीं पकड़े जाते तो पता नहीं देश में कितनी जगह ये तबाही करते। तो मध्य प्रदेश पुलिस इसके लिए बहुत बधाई की बात है। उस टाइम एडीजी इंटेलिजेंस ऋषि कुमार शुक्ला थे, जो बाद में डीजी डायरेक्टर सीबीआई हुए। तो जी धर्मेंद्र जी, उसके बाद ये पूरा नेटवर्क धीरे धीरे ध्वस्त होता चला गया और अब इंडियन मुजाहिदीन लगभग खत्म हो चुका है। और इनके सभी जितने बड़े लीडर हैं, भटकल बंधु हो, डॉक्टर अब्दुल सुभान तोकीर हो, या सफदर नागौरी, कमरुद्दीन नागौरी हो, ये सब जेलों में हैं, या तो मारे गए हैं या जेलों में बंद हैं। बिल्कुल। हमारे साथ अहमदाबाद से दिव्य भास्कर के एसोसिएट एडिटर मृगांक पटेल जुड़ गए। मृगांक जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत। नमस्कार सर। आज की अदालत का जो फैसला वो स्वागत योग्य तो है ही, हालांकि हम लोग अदालत के फैसले पर कभी कोई टिप्पणी नहीं करते, ना स्वागत ना आलोचना, लेकिन आज के फैसले ने आतंकवादियों को भी एक संदेश दिया है और जो लोग आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हैं उनके लिए भी ये एक सुकून वाली खबर है कि अगर कोर्ट में भले ही देर से फैसला आए लेकिन फैसला कठोर आता है और वो निर्णय भी माकूल होते हैं। आपकी राय, क्योंकि आप इस पूरे मामले को बहुत गहरे तक जानते हैं, आपने इसकी लंबे समय तक रिपोर्टिंग भी की है, आपकी इसमें क्या राय है? बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूंगा, पहले तो धन्यवाद दूंगा ये सारी पुलिस एजेंसी को। उसमें 10 अफसर थे जिन्होंने ये पूरा ब्लास्ट का नेटवर्क जो था वो क्रैक किया, मतलब कि इंडियन मुजाहिदीन को क्रैक किया। अब मामला ये था कि 26 जुलाई 2008 को शाम को 6:10 बजे पहले एक ब्लास्ट हुआ। उसके बाद 70 मिनट में 21 ब्लास्ट हुए, 23 जगह पे 21 ब्लास्ट हुए। 21 ब्लास्ट में 56 लोग मारे गए, 200 से ज्यादा लोगों को इंजरी हुई। सबसे बड़ा जो ब्लास्ट था वो सिविल हॉस्पिटल और एलजी हॉस्पिटल में था, जहां घायल लोगों को ले जाया रहा था, और वहां ट्रॉमा सेंटर में ही ब्लास्ट हुआ। आज उनके जो भी मृतक है या जो इंजर्ड है, वो लोग आज बहुत बड़ा सुकून मनाते रहे। क्यों? इसलिए कि आज भी उनके साथ ब्लास्ट की यादें हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं कि जिसको बम ब्लास्ट में ईजा हुई थी, बम में जो छर्रे यूज किए गए थे, वो आज भी कई लोगों के शरीर में है जी। मतलब वो ब्लास्ट के साथ जीते हैं आज। पर आज जो फैसला है कोर्ट का, उसके कारण से उनको बहुत बड़ा सुकून मिला है। ये पूरे देश का ऐतिहासिक फैसला है, इसलिए कि लास्ट जो फांसी हुई थी वो राजीव गांधी हत्यारों को 26 लोगों को फांसी हुई थी। आज 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई दी गई है, और उसमें से भी 32 लोग तो अभी ऐसे है कि जो अहमदाबाद की साबरमती जेल में है, और बाकी के जो आरोपी है, बाकी जो आतंकी है, वो मध्य प्रदेश की, बिहार की और महाराष्ट्र की जेल में है जी। पूरा गुजरात किस ढंग से इस पूरे फैसले को ले रहा है? फैसले के लिए मैं बोलूं तो गुजरात के लोग काफी हद तक उनको ये लग रहा है कि हमें बहुत अच्छा न्याय मिला है। हालांकि न्याय में बहुत देरी हुई है, पर देरी की वजह भी क्या थी कि इतने सारे आरोपी थे जो अलग अलग जेल में थे। अब उनको यहाँ लाना, एक जगह पे ट्रायल चलना, उसके दौरान, ट्रायल के दौरान भी जो जामीन याचिका जो इन लोगों ने, आरोपी ने रखी थी, उसकी ट्रायल सुनावनी होना, उसके लिए ये 13 साल लग गए ये चुकादे आने के लिए। पर ये फैसले से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सभी लोगों को न्याय मिला है, और जो पीड़ित लोग हैं और जो इजाग्रस्त लोग भी है, उनके परिवार भी आज बोल रहे हैं कि हमें न्याय मिला है। मृगांक जी, मैं आपसे एक बात जरूर पूछूंगा कि इस पूरे मामले में हम जो मध्य प्रदेश में रिटायर्ड डीजी हमारे साथ है अनिल कुमार जी, उनसे जरूर पूछूंगा, लेकिन पुलिस की कार्रवाई भी इस पूरे मामले में सैल्यूट के लायक है, क्योंकि आतंकवाद के मुद्दे पर जांच करना बड़ा कठिन काम होता है, और इतना उलझा हुआ मामला जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के तार जुड़े हों, उस मामले में जांच करना और जांच करके इतने साक्ष्य इकट्ठे करना कि अदालत में उनको सजा हो जाए, ये भी बड़ी बात है। पुलिस ने इस पूरे गिरोह को, इस पूरे गठबंधन को तोड़ा, लेकिन उसको साबित भी किया। ये मेरे ख्याल से एक बड़ा मामला, क्योंकि कई बार
चीजें तो होती है मगर अदालत में वो साबित नहीं हो पाती। मृगांक जी। सर इसमें ये था कि ये गुजरात पुलिस ने तो काम किया था, पर गुजरात पुलिस की मदद में महाराष्ट्र पुलिस थी, मध्य प्रदेश पुलिस थी, बहुत स्टेट की पुलिस थी। कैसे पुलिस थी, जैसा कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं इसका इन्वेस्टिगेशन पार्ट का, तो दो पहलू पे इन्वेस्टिगेशन गुजरात पुलिस ने चलाया था। एक ये था कि इसमें सीमी के जो प्रोहिबिटेड सीमी था उसके बंदे इसमें इन्वॉल्व थे, ऐसी टिप मिली थी। तो पहले गुजरात एटीएस ने उस टाइम के जो क्राइम ब्रांच जेसीपी थे हमारे आशीष भाटिया जी, उन्होंने पहले ये किया कि सिमी में जो भी वहाँ 151 के तहत वहाँ पे जो हाजिरी रखवाने आते थे एटीएस के ऑफिस, उनको पहले अटक किया। उनका इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि 2-4 लोग थे जो लास्ट के लिए जो मीटिंग थी उसमें गए थे, तो पहले उनको ट्रैक किया। उसके बाद में इसमें सबसे बड़ी कड़ी ये मिली थी कि भरूच था जो गुजरात में ही है, बड़ौदा के नजदीक है, वहां पे जो 4 लोग आतंकी रह रहे थे वो उन्होंने 2 कार का इस्तेमाल किया था ब्लास्ट के दौरान। वो 2 गाड़ी नंबर से पता चला कि वो गाड़ी महाराष्ट्र से चोरी की गई है, उसमें नंबर प्लेट असली थी। तो पता महाराष्ट्र पुलिस की मददगारी से पता चला कि ये पुणे से चोरी हुई थी। तो वहां से पूरा जो पुणे में भी इन लोगों का आतंकी का एक बेस कैंप था और दूसरा दिल्ली के बाटला हाउस में था। जो सीमी से इंफॉर्मेशन मिली थी उसमें से कहीं 3-4 लोगों को इन लोगों ने जो छोटे छोटे जो बम रखने वाले थे या मकान जो इसने रेंट पे दिया था उसको पहले एटीएस ने पकड़ लिया था और क्राइम ब्रांच ने पकड़ लिया था। उसके नंबर से तक गए तो पता चला कि 26 जुलाई के दिन जब भी अहमदाबाद में ब्लास्ट हुआ तो 2 से 4 सेकंड के लिए 4 या 6 नंबर एक्टिव थे, बाकी के सारे नंबर इतने सेकंड में एक्टिव नहीं थे। मतलब ये कड़ी बहुत महत्वपूर्ण रही थी क्योंकि सिर्फ 2 और 4 सेकंड में बात खत्म करके फोन काट दिए गए थे। ये नंबर को ट्रैक किया तो उसका दिल्ली तक उसका मतलब तार जुड़े हुए थे। तो दिल्ली पुलिस की भी गुजरात पुलिस ने मदद दी थी और उसके जरिए बाटला तक पहुंचे थे और वहां से भी पता चला था कि ये भी बहुत बड़ा बेस कैंप था। ऐसे सेम महाराष्ट्र पुलिस की मदद से पुणे का बेस कैंप पकड़ा था। तो ऐसे करके सारे पुलिस जो है मध्य प्रदेश में भी सफदर नागौरी अभी एक साहब भी बता रहे थे कि सफदर नागौरी वगैरह को तो उद्दीन कापड़िया को भी वहीं से ट्रैक किया था एमपी पुलिस ने, वैसे ही सेम दिल्ली पुलिस ने काम किया था और महाराष्ट्र पुलिस ने काम किया था। तो ऐसे करके सारे स्टेट्स ने मिलकर इंडियन मुजाहिदीन का नेटवर्क क्रैक किया हुआ था। बिल्कुल मृगांक जी, दरअसल मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां अक्सर आतंकवाद के तार या अंडरवर्ल्ड के तार जुड़ जाते हैं और यहाँ की पुलिस उस पर बहुत अच्छे से काम करती है। मैं पूछूंगा अनिल कुमार जी, जो पुलिस का काम है वो पुलिस ने किया, सबसे खास बात है कि पुलिस काम करने के बाद श्रेय नहीं लेती है, ये बड़ी चीज है इस पूरे मामले में, क्योंकि जितना महत्वपूर्ण यह मामला है इसमें तो लोगों को आगे बढ़ चढ़ कर श्रेय लेना चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस या दीगर पुलिस की बात भी करें तो सुरक्षा के लिहाज से कितनी खामोशी से लोग काम करते हैं, कितना जोखिम लेके काम करते हैं, इस पर भी आपकी राय। अनिल जी से अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। धर्मेंद्र जी, मध्य प्रदेश पुलिस के बारे में हम बात करें, चाहे गुजरात पुलिस की बात करें या महाराष्ट्र या दिल्ली पुलिस की, आतंकवाद के मामले में जितनी कठिनाई जांच पड़ताल में होती है, सफलता के बाद वो जो जांच पड़ताल के हीरो होते हैं उनको श्रेय नहीं मिलता, ना वो श्रेय लेने के लिए आगे निकल के आते हैं, क्योंकि ये वो कहते हैं कि हमारा काम का एक हिस्सा है और लेकिन उस काम को वो बखूबी उन्होंने अंजाम दिया और जितनी बेहतरी से उन्होंने काम किया, ये फैसला बताता है कि पुलिस की जो जांच थी, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन बहुत ही जबरदस्त रहा और उसी का नतीजा है कि जो इंसानियत के हत्यारे थे उनको फांसी हुई है। जी। निश्चित तौर पर इंडियन मुजाहिदीन का जो नेटवर्क ध्वस्त किया गया उसमें देश की सभी एजेंसियों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसमें सबसे बड़ा काम हुआ था खुफिया सूचनाओं का, जो आईवी ने काम किया। आईवी की इंफॉर्मेशन पर सभी स्टेट पुलिस ने काम किया, मध्य प्रदेश पुलिस हो, गुजरात पुलिस हो, यूपी पुलिस हो या दिल्ली पुलिस हो, इन सबको बहुत पकी हुई सूचनाएं इंटेलिजेंस ब्यूरो ने उपलब्ध कराई। इंटेलिजेंस ब्यूरो की सूचनाओं पर इन्होंने काम किया और इंडियन मुजाहिदीन का नेटवर्क तोड़ने में हमको तारीफ करनी चाहिए देश की सभी पुलिस, सभी स्टेट पुलिस की और केंद्रीय एजेंसियों की। इन्होंने बेहतर कोऑर्डिनेशन प्रदर्शन किया।
बेहतर कोऑर्डिनेशन साबित हुआ, जिसके कारण इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी पकड़े गए, मारे गए या जेलों में हैं। और अब अहमदाबाद कोर्ट ने उनको फांसी की सजा दी है। हालांकि फांसी उनको कब होगी ये भी अदालती कार्रवाई का हिस्सा, हाई कोर्ट आएगा, बीच में सुप्रीम कोर्ट तक बात जाएगी। लेकिन जो लोग, जैसा कि अभी मृगांक पटेल जी ने बताया कि जो लोग पीड़ित थे या जिनके परिवारजनों की उसमें डेथ हुई थी या जो लोग अभी घायल हैं, अपंग हो चुके हैं, उनको और जिन एजेंसियों ने या जिन लोगों ने बहुत जान जोखिम में डालकर इन आतंकियों को पकड़ा, वे सब लोग बहुत खुश हैं। बिल्कुल धर्मेंद्र जी, आप बने रहिए फोन लाइन पर हमारे साथ। स्टूडियो में डॉक्टर राहुल रंजन भी है। डॉक्टर राहुल रंजन, दरअसल जो इंटेलिजेंस सर्विस के इनपुट होते हैं उस इनपुट पर भी काम करना बड़ा कठिन होता है। पहली बात तो यह कि इनपुट मिलना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जो हमारी केंद्रीय खुफिया एजेंसियां होती है वो बड़ी जोखिम में काम करती हैं, और वो जब जानकारी देती हैं उस पर जो लोकल पुलिस होती है उसका काम भी बड़ा मुश्किल होता है। इस पूरे मामले में जैसा धर्मेंद्र जी बता रहे हैं, मृगांक पटेल जी कह रहे हैं कि पुलिस ने जबरदस्त काम किया, उनके बीच में समन्वय बहुत अच्छा था, और उसके साथ साथ पूरे काम को जिस बहादुरी से उन्होंने किया है, बिना डरे किया है, और इस पूरे आतंक के जो मॉड्यूल था उसको ध्वस्त करने के साथ साथ उनको सजा दिलाई है। आपकी इसमें क्या राय है, क्योंकि ये जो मामला है इसमें आतंकी लोगों पर जो पुलिस की कार्रवाई होती है उसके बाद वो पुलिस ऑफिसर भी कई बार खतरे में रहते हैं, ये जोखिम वो लेते हैं। तो चूंकि वो उनका काम का हिस्सा है, लेकिन हम उनको इसलिए भी सैल्यूट करते हैं कि पुलिस और हमारी आईबी, इनका काम बड़ा अच्छा होता है, और जब ये अच्छा काम करते हैं तो नतीजे भी अच्छे आते हैं। इसके बाद बहुत सारी घटनाएं रुकी भी हैं जो आतंकी घटनाएं होने वाली थी। आपकी राय? देखिए राघव जी, सीधी बात यह है कि हिंदुस्तान में आज भी यदि आम जनमानस को लो या किसी को भी लो तो अदालत पे सबसे बड़ा भरोसा है। अदालत पे लोग उसके ही फैसलों का इंतजार करते हैं। 13 साल के बाद में यदि फैसला आया है तो एक बार फिर हिंदुस्तान की अदालत ने ये साबित किया है, फैसला जो भी हो सामने आया, जो आतंकियों को जो सजा दी गई, तो इंतजार जरूर हो सकता है, लेकिन कहते हैं कि देर हो जाए पर अंधेर नहीं है जी। हिंदुस्तान में यदि कोई भी फैसले आते हैं, कोर्ट में देर होती है, पुलिस हुआ, सारी चीज़ों पे जांच पड़ताल में समय लगता है, नो डाउट कि सबको, सारी एजेंसियों ने काम किया अपनी जगह, और आज जाकर के 49 लोगों को यदि सजा है, इसमें से 11 को तो आजीवन सजा दी गई है। अच्छा, भोपाल में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश इतना बड़ा सिमी का नेटवर्क बन गया था कि रोजाना अखबारों में खबर आती थी, और बुरहानपुर, खंडवा, ये क्षेत्र तो ऐसे कब्जे में आ गए थे। उज्जैन, बुरहानपुर, खंडवा, हाँ, और जबलपुर जो बहुत ही सेंसिटिव था, जहां आर्मी का सेंटर है। जी, बुरहानपुर की तो ये स्थिति थी कि आपको याद होगा कि जब भोपाल जेल से सिमी के आतंकी भागे थे और उनका एनकाउंटर हुआ था, और जब उनको बुरहानपुर के वहां 2 थे, और बुरहानपुर जब लेके गया तो उनके जनाजे में वहां इतने लोग शामिल हुए थे कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब उस दिन ये समझ में आया था कि कितना बड़ा नेटवर्क मध्य प्रदेश में खड़ा हो रहा है। बिल्कुल। ये नेटवर्क यदि टूट गया मध्य प्रदेश से तो पुलिस यहाँ की और इंटेलिजेंस यहाँ को सैल्यूट है उनको कि उन्होंने इस नेटवर्क को तोड़ा, नहीं तो मध्य प्रदेश जो शांति का टापू कहते थे हम, आज वो फिर खतरे में आ जाता है। लेकिन एक चीज और यहाँ की, मतलब भोपाल के लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि इतने खूंखार आतंकी यहाँ के सेंट्रल जेल में बंद हैं, जिसमें से 7 में जो फांसी की सजा हुई है, इसमें से 6 या 7 तो भोपाल की जेल में है। मतलब आज की तारीख में 25 आतंकी जो हैं, जो टॉप वांटेड हैं, जो बहुत ज्यादा खूंखार माने जाते हैं, उनको यहाँ भोपाल में रखा गया है। तो आप ये अंदाज लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश मतलब किस तरीके के टेंशन में जीता है, और यहाँ के अधिकारी, यहाँ के जेलर्स, यहाँ जो सुपर पावर जो है अधिकारी लेवल पे आई, यहाँ का जो गुप्तचर है, वो किस तरीके से मतलब जीता होगा और किस टेंशन में काम करता होगा। यहाँ किसी प्रदेश में, किसी राजधानी के जेल में 25 आतंकियों का रह जाना कितना टेंशन पैदा करता है। बिल्कुल। मैं पूछता हूँ मृगांक जी, पुलिस ने जो काम किया है, अब हम पुलिस के मुद्दे पर भी आते हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में जांच करना बहुत कठिन था, और जांच करने के बाद जो हमारे अधिकारियों से बात हुई है, वो इस पूरे मामले में श्रेय लेने के बजाय गुमनामी में रहना चाहते हैं, क्योंकि इसके बाद रिस्क बहुत है। जो रिस्क फैक्टर है वो कहीं ना कहीं अधिकारियों के हौसले को कम नहीं कर रहा है, ये बड़ी बात है। लेकिन गुजरात की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, इसमें जो पुलिसिंग होती है और जो आम आदमी के सूत्र होते हैं, वो पुलिस की जब मदद करते हैं तब आतंकी पकड़े जाते हैं, उनका पूरा मॉड्यूल जो है वो ध्वस्त होता है, और उसके बाद नतीजा हम देखते हैं कि अदालतें सबूतों के साथ जब चीजें पेश होते हैं अदालत में तो सजाएं भी होती है। आपकी इस पर अंतिम टिप्पणी? इसमें देखा जाए ना, तो मैं बात करूं 2008 की ये बात है। जब मैं गुजरात की बात करूं तो सीसीटीवी कैमरा का वर्ड
ये ब्लास्ट के बाद सुनाई गया था। तो आप सोचिए कि 21 जगह पे ब्लास्ट हुआ, एक भी कड़ी ऐसी नहीं थी कि जो पुलिस को टेक्नोलॉजी के माध्यम से मिल पाए। जी अभी की पुलिसिंग आप मान लो तो इन्फॉर्मर से ज्यादा टेक्नोलॉजी के आधार पर हो गई है, पर उस टाइम पे एक भी टेक्नोलॉजी नहीं थी। पर ये सारा इंडियन मुजाहिदीन जो नेटवर्क ट्रैक किया था, वो अभी एक सर ने बताया कि आईबी का इनपुट था, उसके बाद में इन्फॉर्मर की कामगिरी थी, और उस टाइम के ऑफिसर्स के पास इन्फॉर्मर भी ऐसे थे कि वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन लाके देते थे। तो कहीं ना कहीं ये पुलिसिंग बहुत महत्वपूर्ण रहा, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन महत्वपूर्ण रहा। पूरी जी, आपने शुरुआत की बातचीत में कहा था कि जो धमाके हुए थे उसमें से कुछ धमाके तो अस्पताल में हुए थे। ये जो था आतंकियों का एक विवश चल रहा था कि अस्पताल में भी उन्होंने अस्पताल को भी टारगेट किया था। तो ये अभी तक का मुझे लगता है कि 2008 की पहले और बाद में कभी भी ऐसी घटना नहीं हुई कि अस्पताल को आतंकियों ने निशाने पर लिया हो। तो ये अगर ये पूरा जो गठबंधन है वो नहीं टूटता, मॉड्यूल नहीं टूटता, तो शायद इस तरह के धमाके हमको अस्पतालों में या भीड़ भरी जगह पर देखने को और मिलते। तो ये जो आपने जानकारी थी ये भी मुझे लगता है कि बहुत ही संवेदनशील और चौंकाने वाली है। बिल्कुल सर, उसमें भी सर ये था कि देखो 6-10 को पहला ब्लास्ट हुआ, उसके बाद 7-15 को लास्ट ब्लास्ट हुआ। 1-1.5 घंटे के अंदर जो 21 ब्लास्ट चले, उसमें से सेकंड लास्ट ब्लास्ट ये सिविल अस्पताल के ट्रोमा सेंटर में हुआ था। मतलब इन आतंकियों का मंसूबा ये था कि 21 जगह से जितने भी घायल लोग को सिविल अस्पताल में लेके जाए वहीं ब्लास्ट कर दे, ताकि वो भी खत्म हो जाए और वहां और भी लोग खत्म हो जाए। बिल्कुल, यानी पहले तो हम सड़क पर मारेंगे, फिर इलाज करने गए तो अस्पताल में ही मारेंगे। और दूसरी बात यह कि वो 50 सीरियल ब्लास्ट करने थे उनको, जो 21 ही हो पाए। 29 तो वो खुद ही किसी तकनीकी वजह से नहीं हो पाए थे, उनके तार गलत जुड़ गए थे, डिटोनेटर ठीक से नहीं लगाए थे। अगर 50 के 50 हो जाते एक साथ तो आप देखिए कि कितना बड़ा मामला ये बनता। और मुझे लगता है कि ये भारत के इतिहास में इतनी बड़ी घटना तो कभी नहीं हुई थी। और 29 बम और फटते तो क्या होता। मैं लौटता हूँ, आपके पास समय की तंगी है। मृगांक जी, आपने बहुत सारी बातें बताई। मैं धर्मेंद्र जी से पूछूंगा कि धर्मेंद्र जी, आतंकियों का जो मंसूबा था लोगों को मारने के साथ साथ अस्पताल में जो घायल पहुंच रहे थे उनकी भी जान लेना था, ये मुझे लगता है कि ये एक और खूंखार चेहरा था। आपकी बहुत संक्षेप में राय। देखिए, अस्पतालों पर उन्होंने जो ब्लास्ट किए थे ये बहुत अमानवीय चेहरा था, बहुत क्रूर चेहरा था। और ये बताया, उनके इस कृत्य से ये साबित हुआ कि वो इंसानियत के दुश्मन थे। जी। जो लोग ऑलरेडी भर्ती थे या घायल हुए थे उनको भी मारना, यह सोच बताती है कि वो कितने घटिया स्तर पर जाकर अपना काम कर रहे थे। एक तो वो निर्दोष को मार रहे थे और दूसरा घायलों को भी नहीं छोड़ रहे थे। दूसरा उसके पीछे उनका एक मंतव्य ये था कि जब अहमदाबाद में जगह जगह ब्लास्ट हुए तो लोग अपने परिजनों को ढूंढने या घायलों को लेकर अस्पताल पहुंचे। उनका मकसद था ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाना। अस्पतालों में एकदम भीड़ जो पहुंची थी उस भीड़ को उन्होंने टारगेट किया था। बिल्कुल, तो उन्होंने बहुत सोची समझी साजिश के तहत ये घटिया काम किया था। बिल्कुल धर्मेंद्र जी, अगर ये मॉड्यूल नहीं टूटता, ध्वस्त नहीं होता, तो हमें लगता है कि देश में आतंक का एक नया नंगा नाच हमको देखने को मिलता। अच्छा हुआ कि इंडियन मुजाहिदीन का पूरा जो संगठन था वो ध्वस्त कर दिया हमारे सुरक्षा एजेंसियों ने, और सिमी को भी एक तरह से काबू में किया है, जिस पर बैन लगा हुआ है। समय की तंगी है, मैं अंतिम टिप्पणी के लिए आ रहा हूं राहुल जी के पास। राहुल जी, आतंकवाद और मध्य प्रदेश का कनेक्शन हमें लगता है कि चोरी दामन का साथ है, लेकिन अच्छी बात यह कि इसका अंजाम तो खतरनाक, आगाज तो खतरनाक हुआ था, लेकिन अंजाम बड़ा सुकून पहुंचाने वाला है। आपकी 2-3 लाइन में टिप्पणी। बिल्कुल सही है, ये जो फैसला आया है उसको तो बिल्कुल आप स्वीकार करना चाहिए सबको। और दूसरी चीज ये है कि जो आज सबसे बड़ी चीज ये हुई है कि हिंदुस्तान की कोर्ट पे, न्याय व्यवस्था पे आज सबका भरोसा फिर से कायम हुआ है। बिल्कुल। मृगांक जी, आपका बहुत धन्यवाद। धर्मेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि आतंकवाद जो इंसानियत के दुश्मन थे, उन्होंने बम धमाके तो किए, अस्पतालों में भी बम धमाके किए, ताकि जो घायल पहुंच रहे हैं या घायलों की तीमारदारी के लिए जो उनके घर के लोग पहुंचे थे उनको भी निशाना बनाने की कोशिश की थी। तो आज अहमदाबाद की अदालत ने जो फैसला किया वो एक तरह से अपने आप में ऐतिहासिक है और नजीर पेश करने वाला है। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।